हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल पे। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आज के टॉपिक में जो है हमारे सामने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही 1940 के बाद की उन संपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने संविधान निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 1838 से 1940 तक के संपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम उससे आगे की कड़ी में भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, हालांकि बहुत सारी जो विशेष घटनाएं जो होती है उनके बारे में से चर्चा करेंगे। आज के हमारे इस अध्ययन में हम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से लेकर आज़ाद हिंद फौज की संपूर्ण घटनाओं के बारे में विशेष चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसने भारतीय आजादी की नींव रखी, एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, एक ऐसे आंदोलन जिसको महात्मा गांधी ने करो या मरो आंदोलन के रूप में पेश किया, एक ऐसे आंदोलन जो किसी नेता से निर्देशित नहीं था, एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ जनता से निर्देशित था। एक ऐसे आंदोलन की बात करने जा रहे हैं, 1942 के उस आंदोलन की बात करने जा रहे हैं जिन्हें अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी। हम एक ऐसे आंदोलन की बात करने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों द्वारा भारत को आजाद करने पर मजबूर कर दिया। हम उस आंदोलन की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही 1940 के बाद की हम उन संपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, जिनकी स्वतंत्रता, जिन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में उनका अध्ययन करेंगे, जिन व्यक्तित्व के बाद हम आज इस देश में आजादी की सांस ले रहे हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, हालांकि इस आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त में आया। आंदोलन की विभिन्न बैठकों, अगस्त में इसका पारित होना, अगस्त में इसका गठित होना और अगस्त में इसका संचालन होने के कारण इसको अगस्त क्रांति भी कहता है। 1942 इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। विशेष रूप से आज हम भारत छोड़ो आंदोलन की संपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त के रूप में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का जो पहली बैठक होती है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव से संबंधित, इसको प्रस्ताव के रूप में कब पारित किया गया, प्रस्ताव कब रखा गया और कब पारित किया गया, इसके अंदर पुष्टि, तो इसके बाद पुष्टि का भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इस भारत छोड़ो आंदोलन में प्रस्ताव रखा गया था 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की बैठक चल रही थी, कांग्रेस समिति की बैठक चल रही थी वर्धा के अंदर, और उसी समिति की बैठक के अंदर का प्रस्ताव रखा गया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सभी लोगों ने स्वीकार किया। इस प्रस्ताव की जो स्वीकृति होती है वो होती है 7 अगस्त 1942 को। देखिए, कांग्रेस की वर्धा कार्य समिति बैठक, कांग्रेस। अब 7 अगस्त 1942 को इसकी पुष्टि कर दी जाती है। फिर बाद में 9 अगस्त 1942 से यह आंदोलन प्रभावी होता है, इस आंदोलन का आरंभ कर दिया जाता है। हालांकि प्रभावी तो उसके बाद में होता है, जब इसे चरम बिंदु पर होता है। और देखिए, 9 अगस्त 1942 को आरंभ, हालांकि किन्हीं किताबों में 8 अगस्त दिया हुआ है, क्योंकि 7 अगस्त के बाद पुष्टि हो जाती है, तो कभी 8 अगस्त प्रारंभ करते हैं, कभी 9 अगस्त से प्रारंभ करते हैं, लेकिन आधिकारिक प्रारंभ जो 9 अगस्त से इसका प्रारंभ कर दिया जाता है। इस आंदोलन में बहुत बड़े बड़े नेता प्रारंभ में भाग लेते हैं, लेकिन जब भाग लेने के लिए जाते ही हैं तो उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक तानाशाही के रूप में सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और तब ये आंदोलन, हालांकि इस आंदोलन की पुष्टि नेताओं के द्वारा होती है, इस आंदोलन को जो प्रारंभ नेताओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। अब ये आंदोलन जनता केंद्रित हो गया। अब इस आंदोलन की देखिए, आंदोलन की
जो पृष्ठभूमि है वो कैसी होगी, इस आंदोलन का आधार तो इन्होंने रखा, लेकिन आंदोलन का स्वरूप कैसा हो गया। महात्मा गांधी चाहते थे कि आंदोलन अहिंसा के रूप में हो, लेकिन जनता अहिंसा का शब्द सही रूप से समझ नहीं पाई। लेकिन जनता ने इस आंदोलन, हालांकि इस आंदोलन में बहुत सारी हिंसा का प्रयोग भी हुआ, बैंकों को लूटे गए, लोगों की हत्याएं हुई, अंग्रेजों की हत्याएं हुई, सबको ये चीज पता है। जैसा गांधी जी चाहते थे उस अनुरूप आंदोलन नहीं चला, लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। क्यों करो या मरो का नारा दिया, इसके पीछे क्या रीजन था कि एक अहिंसावादी व्यक्ति ने भी इस आंदोलन को करो या मरो का नारा दे दिया? क्योंकि गांधी जी को पता चल गया था कि अंग्रेजों की नीतियां तानाशाही हैं, साम्राज्यवादी हैं, और अंग्रेज हमें स्वतंत्र रूप में देखना कभी नहीं चाहते। क्योंकि 8 अगस्त 1940 के अंतर्गत जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, उसे ये साफ दिखाई दे रहा था कि दूर दूर तक ब्रिटिश सरकार हमें स्वशासन इस्तेमाल करने नहीं देगी। फिर 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन योजना आई। क्रिप्स मिशन योजना में भी यही वक्तव्य था कि वास्तव में जो हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे सकती है, लेकिन पूर्ण स्वराज का दर्जा नहीं देगी। इसलिए महात्मा गांधी ने इसको एक अंतिम युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया, कहा कि इसको करो या मरो के रूप में प्रस्तुत किया, और अपना एक प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा इस युद्ध में दिया। अब देखिए, अब ये आंदोलन जो है हिंसात्मक हो गया, जनता केंद्रित हो गया, और इसमें मुख्य भूमिका विद्यार्थी समूह ने निभाई थी। जो छात्र संघ के समूह थे, जो छात्र राजनीति के समूह थे, उन लोगों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि हर जगह भी छात्र राजनीति के समूह, जो व्यक्ति होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो हर जगह सक्रिय होते हैं। इस आंदोलन में भी उनकी सक्रियता को देखने का मौका मिलता है। हालांकि बहुत सारे आंदोलनों में, हमें पिछले जो आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन की बात करें तो उसमें भी छात्र शक्ति ने बहुत अच्छा परचम दिखाया था। तो छात्र शक्ति का प्रदर्शन भी इसमें देखा गया। अब देखिए, अब आंदोलन चल रहा होता है, और फिर बाद में 6 मई 1944 को, इसके चलने के थोड़े दिनों बाद 6 मई 1944, हालांकि मई 1944 तक सभी भारतीय नेता जो हैं जेल से रिहा कर दिए जाते हैं। 6 मई 1944 को गांधी जी रिहा हुए, रिहा कर दिए गए। 6 मई 1944 को गांधी जी रिहा कर दिए गए। अब देखिए, अब गांधी जी रिहा कर दिए गए, किन आधारों पर रिहा कर दिए गए? गांधी जी के स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको रिहा किया गया था। हालांकि गांधी जी को रिहा नहीं करते तो भारतीय जनता बहुत आक्रोशित थी। ब्रिटिश सरकार को यह पता था कि अगर हमने इनके नेताओं को रिहा नहीं किया तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए 1944 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। रिहा करने के पश्चात, हालांकि गांधी जी के बाद में संपूर्ण जो राजनीतिक के जो सक्रिय नेता थे, उन सभी को रिहा कर दिया गया था। अगर बात की जाए कौन कौन से नेता जो है भूमिगत रूप से आंदोलन को सक्रिय रूप से सहयोग दे रहे थे, कौन कौन से नेता रेडियो प्रसारण के माध्यम से इनको सक्रिय समर्थन दे रहे थे, तो उषा मेहता एक रेडियो प्रसारण का कार्य कर रही थी, भूमिगत रेडियो प्रसारण। भूमिगत रेडियो प्रसारण का कार्य उषा मेहता के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि इसमें इनका साथ देने के लिए राम मनोहर लोहिया भी थे, जो भूमिगत रेडियो प्रसारण का साथ दे रहे थे। अगर बात की जाए कौन कौन से नेताओं ने भूमिगत रूप से इस आंदोलन को समर्थन दिया, तो देखिए, अच्युत पटवर्धन नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने साथ दिया था। एक अरुणा आसफ अली नाम की व्यक्तित्व की धनी जो महिला है, उन्होंने इसका समर्थन किया भूमिगत रूप से। अभी हमने पढ़ा राम मनोहर लोहिया के बारे में, तो उन्होंने इसका समर्थन किया था भूमिगत रूप से। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को भूमिगत रूप से भी समर्थन मिलता जा रहा था। अब देखिए, अगर हम बात करें, अब इसके बाद की अगर बात की जाए इस आंदोलन के बाद की कौन कौन सी प्रक्रिया हुई। अब देखिए, 6 मई 1944 को गांधी जी रिहा हो जाते हैं, और रिहा होने के बाद गांधी जी जुलाई 1944 के अंदर जिन्ना से बातचीत करने के लिए
हालांकि उसको राजगोपालाचारी सूत्र के रूप में जाना जाता है। राजगोपालाचारी सूत्र, जुलाई 1944। अब सभी को दिख रहा था कि कांग्रेस वास्तव में हमको स्वशासन देने वाली है। यहाँ भी हाँ, इसके बाद में दिख रहा था, पहले नहीं दिख रहा था। इसके बाद में महात्मा गांधी को लगा कि वास्तव में कांग्रेस तो स्वशासन देगी, और जो मुस्लिम लीग है वो भी अपना अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी 1940 के अंतर्गत। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं राजगोपालाचारी सूत्र के बारे में, और उसके बारे में मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा संक्षिप्त समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण है। हाँ, राजगोपालाचारी सूत्र की बात कर रहे थे। राजगोपालाचारी सूत्र के अंतर्गत महात्मा गांधी जिन्ना से बात करने के लिए जाते हैं। जिन्ना से बात करने के लिए महात्मा गांधी जाते हैं। हालांकि इस चीज का हिंदू महासभा ने पुरजोर विरोध भी किया था कि आप ऐसा ना करें, फिर भी महात्मा गांधी जो हिंदू महासभा से बात करने के लिए जाते हैं, और महासभा से बात करने के बाद महात्मा गांधी जो मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने के लिए जाते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने के बाद उनके सामने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम जहाँ जहाँ पे जो मुस्लिम बहुल आबादी है वहाँ पे, इस मैं राजगोपालाचारी सूत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मुस्लिम बहुल की आबादी है वहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाए और उनसे पूछा जाए क्या वाकई आप भारत का विभाजन चाहते हैं, क्या वाकई आप पाकिस्तान निर्माण की मांग चाहते हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राजगोपालाचारी सूत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने जिन्ना के सामने प्रस्ताव रखा। लेकिन जिन्ना जो है अपनी बातों पर अड़े रहे। 30 जुलाई 1944 को 30 जुलाई 1944 को जिन्ना ने महात्मा गांधी से ये कहने का प्रयत्न किया कि जिन्ना ने पाकिस्तान की जो मांग है उसको प्रबल रूप से उठाया वापस कि हम पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान चाहते हैं। आप लोगों की बात समझ में क्यों नहीं आ रही, हम आपके साथ समझौता नहीं करना चाहते, हम किसी भी प्रकार से जनमत संग्रह भी कराना नहीं चाहते, ये उन्होंने मांग कर ली। और जिन्ना ने कहा कि हमें 6 राज्य, 6 प्रांत चाहिए, 6 प्रांतों को स्वतंत्र करने की जो उन्होंने मांग रखी थी, इनमें थी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उन्होंने कहा कि ये 6 प्रांत जो है हमें चाहिए। और श्री राजगोपालाचारी सूत्र की मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहकर उपेक्षा की, ये कहकर आलोचना की कि हमें तो सड़ा गला पाकिस्तान, छिलके मात्र पाकिस्तान, या कहें कि विकलांग पाकिस्तान के रूप में हमें दिया जा रहा है, जो एक महात्मा गांधी की कूटनीतिक चाल है। हालांकि महात्मा गांधी के मन में ऐसा कभी संदेह नहीं था। महात्मा गांधी जी ने हर बार उसके बाद में देसाई लियाकत समझौते का समर्थन करते हुए 1944 में एक और समझौता हुआ था, देसाई लियाकत समझौता 1944। इस समझौते का समर्थन महात्मा गांधी ने भारत से किया था, और इस समझौते के माध्यम से महात्मा गांधी ने एक बार फिर जो जिन्ना के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि वास्तव में हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि आप चाहते हो अलग पाकिस्तान, तो कोई बात नहीं, हम आपको अलग पाकिस्तान देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, अलग पाकिस्तान देने के बावजूद हमारे रूप में 2 सेवाएं साझे रूप से कार्य करेगी। एक सेवा थी संचार और दूसरी थी सुरक्षा की। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को भी खर्च कर दिया और संपूर्ण रूप से अलग संप्रभु पाकिस्तान की मांग का मुद्दा जो उन्होंने उठाना प्रारंभ किया। इस प्रकार ये भी जो देसाई लियाकत समझौता, ये भी एक असफल रहा। फिर उसके बाद में, इन दोनों घटनाओं के बाद में, जून 1945 के अंदर एक वेवेल योजना आती है। वेवेल योजना का मतलब होता है कि उसमें भारत के जो वायसराय हैं लॉर्ड वेवेल के भारत में आते हैं लिंग लिथगो की जगह, क्योंकि ब्रिटिश में वहाँ पे उस समय एटली की सरकार स्थापित हो जाती है। एटली जो लिबर पार्टी से थे, लिबर पार्टी जो भारतीय समर्थन में कार्य करना पसंद करती थी, जो उदारवादी पार्टी के रूप में मान सकते हैं, जो अच्छे, जो भारतीयों को समझने का प्रयत्न करें, इस पार्टी से वो थे। तो लॉर्ड वेवेल भारत आए, और भारत आने के पश्चात 1945 में जो शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए, जो वेवेल योजना है, शिमला समझौता है, दोनों एक ही नाम से जाना जाता है।
अब बात करें इसके बाद की घटनाओं की, अगर बात की जाए तो वेवेल योजना या शिमला समझौता। अगर फिक्स तारीख की बात करें तो 25 जून 1945। वेवेल प्रस्ताव रखते हैं और वेवेल अपने प्रस्ताव के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भारत को संप्रभुता दे दी जाएगी, संपूर्ण संप्रभुता दे दी जाएगी और भारत में एक ढीले ढाले संघ का निर्माण किया जाएगा ताकि सभी प्रांतीय जो है आराम से स्वतंत्र रूप से रह सकें। लेकिन ये भी वेवेल योजना भी एक असफल योजना सिद्ध हुई, क्योंकि वहां पे मुस्लिम लीग ने कहा कि हम केवल मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करेंगे और इस एक बात के कारण ये योजना असफल रही। फिर बाद में अगर बात की जाए वेवेल योजना के बाद में, मैंने आपको संक्षिप्त में थोड़ा समझाने का प्रयास किया था कि मैं जो पाकिस्तान के निर्माण के बारे में बात करूंगा। देखिए पाकिस्तान निर्माण की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम मुस्लिम लीग, तो आपको पता ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मोहम्मद सलीमुल्लाह खान ढाका के नवाब के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मैंने आपको विस्तृत पहले वाले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी की थी। और हम बता रहे हैं कि 1940 के अंदर कराची में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। 1940 में मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन होता है और वहां पे अलग पाकिस्तान की मांग उठाई जाती है और संपूर्ण रूप से अलग पाकिस्तान की मांग का पूर्ण रूप से समर्थन किया जाता है। 1940 को इस अधिवेशन में अलग पाकिस्तान की मांग उठाई जाती है और 1940 के बाद साथ ही उसी समय पाकिस्तान जो नाम दिया था वो दिया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो ब्रिटेन में है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान वहां के छात्र थे रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम दिया था। देखिए हालांकि उसने पाकिस्तान का दो अर्थों में विभाजन किया, पाक प्लस स्थान। पाक का मतलब होता है पवित्र लोगों का स्थान। हालांकि कितना पवित्र है आज सभी दुनिया जानती है। रहमत अली ने इसका नाम रखा पाकिस्तान और उसके बाद में मार्च 1943 में या 23 मार्च समथिंग आसपास की घटना है, मार्च 1943 में पाकिस्तान दिवस के रूप में भी मनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद उनकी मांग, तो हालांकि उनकी मांग यहाँ से स्पष्ट थी कि वो अलग पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते थे। अब देखिए यहाँ तक पहुंचने के बाद हम बात करेंगे हमारी महत्वपूर्ण जो है अगली योजना के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम संपूर्ण रूप से इसका अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम चरण में किस प्रकार स्थापना हुई, द्वितीय चरण में किस प्रकार स्थापना हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए आज़ाद हिंद फौज के बारे में अगर बात की जाए तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का सर्वप्रथम विचार जो आया था वो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। कैप्टन मोहन सिंह कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश जो भारत की ओर से ब्रिटिश सेना में द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारत का नेतृत्व कर रहे थे, वह एक सैनिक अधिकारी थे और उनके दिमाग में आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार आया था। आजाद हिंद फौज, देखिए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से या इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। आजाद हिंद फौज, बात करें कि सर्वप्रथम विचार किसके दिमाग में आया था, तो सर्वप्रथम विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, पहले चरण की बात करें, फर्स्ट चरण जो भी आ गया फर्स्ट चरण, इसकी स्थापना पहली बार कब की गई, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सीक्वेंस वाइज ताकि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सके। इसकी स्थापना टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है भारतीयों के द्वारा। जापान के टोक्यो में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है और वो सम्मेलन आयोजित होता है जून 1942 के अंदर और उस समय इंडियन लीग की स्थापना होती है।
जिस प्रकार मुस्लिम लीग है उसी प्रकार इंडियन लीग की स्थापना जो होती है, इंडियन लीग की स्थापना टोक्यो में होती है। इसका जो सम्मेलन होता है बैंकॉक में, एक सम्मेलन होता है 1942 के अंदर ही, बैंकॉक के अंदर एक सम्मेलन होता है और इसमें रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन लीग की आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस अध्यक्षता में कहाँ पे की जाती है? ये की जाती है बैंकॉक में। बैंकॉक में इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस, इस इंडियन लीग सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पे आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो की जाती है, गठन कह सकते हैं, गठन किया जाता है। 1942 सितंबर 1942 के आसपास की घटना है। ये तो होती है देखिए मार्च 1942 में इंडियन लीग की स्थापना होती है, विस्तार समझा जाता है और इसका गठन जो होता है जून 1942 के अंदर इसका गठन होता है। अब हम और आगे चलते हैं। 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह और एक निरंजन गिल नाम से जो उनके साथी थे, कैप्टन मोहन सिंह के नाम ले लीजिए, अग्रणी यही थे। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 1 सितंबर 1942 को, देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है इस प्रकार से, उन्होंने एक प्रथम डिवीजन, आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का निर्माण कर लिया। जब जो कैप्टन मोहन सिंह, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। कैप्टन मोहन सिंह भारत की ओर से ब्रिटिश सरकार के समर्थन में जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के विरुद्ध या अन्य दूर राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिश राष्ट्र पीछे हट गया तो मोहन सिंह ने क्या किया, जापानियों का साथ देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आजाद हिंद के सिपाहियों की लड़ाई असली ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से थी और वे चाहते थे कि हम किसी एक ऐसी महाशक्ति के साथ लें जो हमारी मदद कर सके। उन्होंने, कैप्टन मोहन सिंह ने जापानियों का साथ देना शुरू कर दिया। जापानी भी चाहते थे कि हम क्यों ना भारत पर आक्रमण करके वहां से ब्रिटिश सरकार को जितना जल्दी हो सके हराने का प्रयास करें। कैप्टन मोहन की ये नीति अच्छी थी और इसका आजाद हिंद फौज की विस्तार का जापानी बहुत अच्छी तरह से कह रहे थे कि वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना होनी चाहिए। अब देखिए, लेकिन आजाद हिंद फौज के सैनिकों के बारे में इनका जो विवाद हो गया था, जापानी चाहते थे कि इनकी जो सैनिक संख्या है वो 2000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जापानी देखिए प्रथम डिवीजन का निर्माण किया था, प्रथम डिवीजन, सेना की प्रथम डिवीजन का निर्माण 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के द्वारा किया गया था और जापानी ये चाहते थे कि इनका जो है सैनिक विस्तार इतना नहीं होना चाहिए और होना भी चाहिए तो हमारे अधीन होना चाहिए। तो मोहन सिंह के द्वारा प्रथम डिवीजन निर्माण कर दिया गया। उसके बाद में सेना की संख्या ये 2000 तक, जापानी चाहते थे कि 2000, लेकिन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल चाहते थे कि जापान जो हमारी आजाद हिंद फौज की जो संख्या हो वो 2 लाख से अधिक हो। इसके बीच में विवाद होने पर दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। गिरफ्तार किया गया ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को। हालांकि प्रथम डिवीजन में जब इन्होंने इसका निर्माण किया था तो 16,300 के समथिंग इनके पास सिपाही थे और ये और भी ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन दिसंबर 1942 विवाद बहुत ज्यादा हो गया। दिसंबर 1942 में जापानी और मोहन सिंह के बीच में विवाद हो गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आता है इसका दूसरा चरण। दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण चरणों में गिना जाता है। आजाद हिंद फौज के बारे में महत्वपूर्ण चरणों में गिना जाता है क्योंकि इसको जो आगे बढ़ाने वाले मुखिया की एंट्री होती है यहाँ पे इस द्वितीय चरण में। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं उस महान शख्सियत की जिन्होंने आजाद हिंद फौज को बहुत अच्छा नेतृत्व प्रदान किया था। वो महान शख्सियत है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारत को पूर्ण स्वराज्यित राज्य देखना चाहते थे और वो क्रांति के माध्यम से अहिंसा के पूर्ण पक्षधर थे। इसलिए महात्मा गांधी और उनके विचार मेल नहीं खाते थे।
हालांकि उन्होंने 1940-39 की अध्यक्षता और बहुत सम्मेलनों की अध्यक्षता उन्होंने कांग्रेस सम्मेलनों की अध्यक्षता की थी। फिर बाद में कुछ विवादों के कारण उन्होंने कांग्रेस से अलग अपना एक संगठन का निर्माण कर लिया और वो वहां से बर्लिन चले गए, जर्मनी में। वहां पे तानाशाह हिटलर की सरकार थी और हिटलर की सरकार में वहां जाकर उन्होंने फ्री इंडिया लीजन के नाम से एक संगठन का निर्माण किया बर्लिन में 1941 के अंदर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बर्लिन में 1941 के अंदर फ्री इंडिया लीजन के नाम से एक संगठन का निर्माण कर लिया। अब देखिए, अब क्या हुआ कि वो बर्लिन में होते हुए जर्मनी से कहा कि हमें साथ चाहिए ब्रिटिश सेना की। वो मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, जर्मनी देखिए मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रही थी। मैंने आपको बताया था रोम, बर्लिन, टोक्यो के नाम से एक दूरी थी, इटली, जर्मनी, जापान की दूरी थी, जो दूरी राष्ट्रों की दूरी थी। वो सारे दूरी राष्ट्र मिलकर मित्र राष्ट्रों के ऊपर हमला करना चाहते थे। लेकिन भारतीय जो नेता थे उनकी लड़ाई किनके विरुद्ध थी? उनकी लड़ाई उन मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध थी। लेकिन एक और उनकी लड़ाई, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की विपक्ष में खड़े होकर उनको चेतावनी देने के पक्षधर थे और महात्मा गांधी ने अपनी सेनाएं जो हैं, मजबूरी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेनाओं को दूरी राष्ट्रों के खिलाफ खड़ा कर दिया। देखिए, आप मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। महात्मा गांधी चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के अधीन हम स्वतंत्रता पाएं, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता लेकर पाएं। सुभाष चंद्र चाहते थे कि हमारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता जो है हमारा अधिकार है, हम उनको लेकर रहेंगे। ये किसी ने कहा नहीं है। हालांकि जो सुभाष चंद्र बोस ने 1941 के बाद में, जब सुभाष चंद्र बोस को रूस के खिलाफ जर्मनी ने कहा कि आपको रूस के खिलाफ हम आपको कार्रवाई करने के लिए भेजेंगे, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यहाँ से निकलना बेहतर होगा, क्योंकि मैं हमारी जो मेरी इस स्थापना का जो मुख्य लक्ष्य है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ करना चाहता हूँ। मैं भारत में आज़ादी के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, मैं द्वितीय विश्व युद्ध में फंसना नहीं चाहता। तो वहां से पनडुब्बी के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जो है, और पनडुब्बी के माध्यम से वहां से निकल जाते हैं और निकलकर सिंगापुर जाते हैं। अब देखिए, सिंगापुर के ऊपर जापान का अधिकार होता है, क्योंकि जापान ने सिंगापुर को जीत लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। और कैप्टन मोहन सिंह ने भी सिंगापुर में ही अपनी सैनिक कार्यवाही की गति को अंजाम देने का प्रयत्न किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर को एक अच्छी जगह मानते हुए वहां पे जापान के नियंत्रण में आजाद हिंद फौज के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। अब 1943 के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस है वो भारत के सिंगापुर में पहुंच जाते हैं जुलाई 1943 में। देखिए, 1943 के अंदर ये भारत पहुंच जाते हैं। और बाद की अगर बात की जाए तो कब पहुंचते हैं? जुलाई 1943 में, जुलाई 1943 में। अब देखिए, अब आजाद हिंद फौज की स्थापना जो मुख्य रूप से 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। मुख्य एक आजाद हिंद फौज की स्थापना के साथ साथ वो एक आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी करता है, और इसकी स्थापना इसके साथ की जाती है। हालांकि आजाद हिंद फौज की स्थापना मैंने आपको बताया था 1942 रासबिहारी बोस द्वारा बैंकॉक में उसका अध्यक्षता के साथ इसका गठन कर लिया जाता है। लेकिन इसकी स्थापना को जो सरकारी माध्यम से औपचारिक रूप से एक प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया जाता है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कर लिया जाता है। अब देखिए, इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसको प्रभावी बनाने के लिए 3 ब्रिगेड का निर्माण किया। पहली थी 3 ब्रिगेडों के नाम मैं बताता हूँ, नेहरू, गांधी और आजाद। इन ब्रिगेडों के बाद में 2 और ब्रिगेडों के निर्माण का निर्णय जो लिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने लिया था। वो लिया था, एक का नाम रखा सुभाष ब्रिगेड और एक का नाम रखा रानी झांसी ब्रिगेड। रानी झांसी ब्रिगेड में केवल महिलाओं के द्वारा इसका नियंत्रण किया जा रहा था। अब देखिए, आजाद हिंद फौज में उन्होंने वहां के रेडियो से, आजाद हिंद रेडियो के प्रसारण के साथ साथ उन्होंने 6 मई 1944 के आसपास, 6 मई 1944 को ही
जो सर्वप्रथम महात्मा गांधी से 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो से माध्यम से सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि महात्मा हमें इस भारत के एक अंतिम युद्ध के रूप में मैं लड़ने जा रहा हूं और आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इसको जीत सकें। और ये जो कहा था उन्होंने 6 जुलाई 1944 के अंदर कहा था। अब एक आजाद हिंद फौज के बारे में अगर बात की जाए कि सुभाष चंद्र बोस के अलावा कौन कौन से व्यक्ति जो इसमें प्रमुख रूप से थे या मुख्य भूमिका निभा रहे थे, तो इनके अलावा भी थे कमांडर शाहनवाज खान, एक है प्रेम कुमार सहगल, कमांडर प्रेम कुमार सहगल, और एक है गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। गुरुबख्श सिंह ढिल्लो ये जो है प्रभावी भूमिका निभा रहे थे। अब देखिए, अगर हम बात की जाए तो इसके बाद में सुभाष चंद्र जी बोस की एक हवाई वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। और उसके बाद की बात की जाए, इन तीनों के ऊपर एक मुकदमा चलाया जाता है, उसको लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। हम इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा, क्योंकि ये मुकदमा लाल किले में चलाया जाता है। नवंबर 1945 के अंदर इसको पहली बार इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके ऊपर नवंबर 1945 में इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। नवंबर 1945 में किन के ऊपर? शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो के ऊपर मुकदमा चला जाता है। देखिए, जब ये मुकदमा चल रहा होता है तो संपूर्ण भारतीयों ने इनका समर्थन किया, संपूर्ण पार्टियों ने इनका समर्थन किया, संपूर्ण जनता ने इनका समर्थन किया और संपूर्ण जो भारत की जो विभिन्न विचारधाराओं के समूह थे उन लोगों ने इनका समर्थन किया, कहा और इनको एक भटके हुए राष्ट्रवादी की संज्ञा दी। भटके हुए राष्ट्रवादी की संज्ञा देने के पश्चात उनको कहा कि हम जो हैं, जो इन्होंने जो कार्य किया भारतीय राष्ट्रीय हित के लिए किया था। अब ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि आप इनकी सजा को माफ कर दीजिए और ब्रिटिश सरकार ने इनकी सजा को कम करने के लिए, देखिए हालांकि इन्होंने ब्रिटिश सरकार इनकी सजा को बाद में माफ कर दिया, इनके मुकदमा था को निरस्त कर बाद में खत्म कर दिया गया था और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा भी चला भी था और मुस्लिम लीग भी इसका साथ दे रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग के अंदर रहमत अली खान नाम के एक जो फौजी थे उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा था, वो भी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। हालांकि देखिए शाहनवाज खान भी हैं और बहुत सारे जो मुस्लिम इसमें जो व्यक्ति थे जो आर्मी में उनमें उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन कर रखा था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन किया था। अब देखिए, करीब 25 वर्षों बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वकील की पोशाक में इस सम्मेलन जो इस लाल किले मुकदमे में वो दिखाई देते हैं। इस मुकदमे में बहुत सारे अच्छे पैसे के वकीलों ने जो उनका समर्थन के अंदर भूमिका निभाई थी। अब देखिए, नवंबर 1945 के बाद जनवरी 1946 इसके जो प्रथम डिविजन्स के जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर जो मुकदमा वापस ले लिया जाता है। फिर बाद में फरवरी 1946 या 1 फरवरी 1946 को संपूर्ण भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा इस मुकदमे के विरोध में व्यापक हड़तालें आयोजित की जाती है। हड़तालें आयोजित क्यों की जाती हैं? क्योंकि इनकी जो मुस्लिम थे रहमत अली खान और उनके खिलाफ उनको जो 7 साल की सजा दी गई थी, इसके विरोध में उन्होंने लाल किले मुकदमे के रूप में आवाज उठाने का प्रयत्न किया था। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सुभाष आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज के बारे में हमने इतना पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में संक्षिप्त चर्चा करने के बाद किस प्रकार माउंटबेटन योजना आती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946। कैबिनेट मिशन योजना, देखिए आपको पता होगा मैंने बताया था
1942 के अंदर क्रिप्स मिशन योजना आती है और 1946 के अंदर अभी कैबिनेट मिशन योजना आ रही है। क्रिप्स मिशन योजना स्टैफर्ड क्रिप्स जो लेकर आते हैं उसकी में उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की जाती है। सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगर बात करें कौन कौन से सदस्य इसमें साथ थे, तो एवी अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष की बात की जाए, सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और उसके बाद में सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स 3 सदस्यीय थे। कैबिनेट मिशन योजना इसलिए नाम दिया गया, तो तीनों ब्रिटिश शासन व्यवस्था के कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं कैबिनेट का मतलब क्या होता है। ये तीनों आए थे और इन्होंने कैबिनेट मिशन योजना को भारतीय स्वतंत्रता का आधार माना जाता है। मुख्य योजनाओं के बारे में इसका नाम कहना जाता है क्योंकि इसमें जो भारतीय स्वतंत्रता का पूर्ण आश्वासन दिया गया था। उसमें कहा गया मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन जो बहुत प्रभावी योजना थी। देखिए मैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जो भारत का संविधान के विकास अगला वीडियो में बनाने जाऊंगा, उसके अंदर आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर हम संक्षिप्त रूप में पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना ने जो अपना मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया तो पूर्ण स्वराज का। उन्होंने कहा कि हम पूर्ण स्वराज दे देंगे, पूर्ण स्वराज का। क्रिप्स मिशन योजना में क्या था? क्रिप्स मिशन योजना था पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का था। डोमिनियन स्टेट होता है, डोमिनियन स्टेट के जो देने का उन्होंने निश्चय किया था। और यहाँ पे जो पूर्ण स्वराज का जो कैबिनेट मिशन योजना के अंदर जो निश्चय किया गया, तो भारत में खुशी की लहर थी कैबिनेट मिशन योजना का जो। और इन्होंने कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान के अलग निर्माण की मांग को खारिज कर दिया और इसके स्थान पर कहा कि हम एक डिजिटल संघ की स्थापना का समर्थन करते हैं। और साथ ही कैबिनेट मिशन योजना ने यह भी कहा कि भारतीय अपनी इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण कर सकते हैं, हम आपको छूट देते हैं। उसकी डेट की घोषणा भी बहुत जल्दी कर दी जाएगी। हालांकि एटली सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाती है 20 फरवरी 1947 को। आगे बताएंगे एटली सरकार की घोषणा जो है। और उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, अंतरिम सरकार जो स्थापना की जाएगी और अंतरिम सरकार में भारतीय व्यक्ति होंगे। जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक वो अंतरिम सरकार जो है वो कार्य करेगी। ठीक है, ये इसमें कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कहा गया था। अब हम बात करते हैं कि एटली सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1947 को। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है, खासतौर के नेट के एग्जाम के लिए। हालांकि बहुत सारे राजनीति विज्ञान के बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली के द्वारा, जो एटली सरकार है उनके द्वारा घोषणा कर दी जाती है। उसमें कहा जाता है कि भारत को 30 जून 1948 तक संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और दूसरी जो इसमें कहा गया वो घोषणा थी, उसमें कहा था कि उसके बाद में माउंटबेटन एक योजना लेकर भारत के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और माउंटबेटन योजना लेकर जाते हैं, माउंटबेटन। और देखिए भारत स्वतंत्र होने जा रहा है और 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी जाती है। 30 जून 1948 के अंदर कहा कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और माउंटबेटन को कहा कि आप एक योजना लेकर जाएंगे और उसमें योजना के रूप में संपूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के रूप में जो उसमें कहा, जो आप कहेंगे उसके अनुसार हम स्वतंत्रता दे देंगे। अब माउंटबेटन योजना लेकर जाते हैं। अब देखिए बात की जाए कि भारत को स्वतंत्रता की घोषणा 30 जून 1948 तक की गई थी। फिर बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद क्यों था? देखिए उस समय की तत्कालीन परिस्थिति इस प्रकार से थी कि ब्रिटिश सरकार तो चाहती थी कि वास्तव में 30 जून 1948 को हम ये भारत को स्वतंत्र कर देंगे। उसके बाद में हमारे एक वाइसराय नियुक्त होगा, जो वाइसराय जो होगा जो एकदम जो गवर्नर जनरल देखिए इसमें होगा हमारे एक वाइसराय नियुक्त होगा और वाइसराय जो है संपूर्ण कार्य जो था उस अंतरिम सरकार से अलग एक वाइसराय होगा जो उसकी रूपरेखा की देख रेख करेगा। हालांकि वो बाद में आए भी थे। फिर बाद में जब पाकिस्तान के अलग विभाजन की मांग कर दी गई थी माउंटबेटन योजना के माध्यम से कैबिनेट, जिसमें फिर बाद में दोनों देशों के अलग अलग जो वाइसराय की नियुक्त किए गए थे। अब देखिए माउंटबेटन भारत में योजना लेकर आते हैं। माउंटबेटन योजना लेकर 3 जून 1947 को
3 जून 1947 को माउंटबेटन भारत में योजना लेकर आते हैं और योजना के माध्यम से ये बताया गया, योजना के मुख्य उपबंधों की अगर बात की जाए, योजना के मुख्य उपबंधों की, योजना में ये कहा गया कि पहले तो सिंध और बलूचिस्तान से ये सवाल पूछा गया कि आप वास्तव में भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। दूसरा उपबंध ये था कि सीमा प्रांत, इसमें दूसरा उपबंध यह था कि असम और बंगाल से ये पूछा गया कि क्या आप एक भारत या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। दूसरा, और उनके साथ एक और सवाल पूछा गया। देखिए, पहले में उपबंध में यह था कि पहले में सिर्फ एक सवाल पूछा गया था बलूचिस्तान और सिंध से, क्या आप भारत के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। फिर दूसरे में बंगाल और पंजाब से ये सवाल पूछा गया कि आप भारत या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो एक तो सवाल ये दोनों में कॉमन हो गया। दूसरा सवाल जो था इसमें वो था कि क्या आप अपने राज्य का विभाजन चाहते हैं, क्योंकि राज्य का विभाजन होगा तभी तो दोनों अलग अलग राष्ट्रों में जाएंगे। और तीसरे में यह था सीमा प्रांत और असम के जो इसमें था कि प्रत्यक्ष रूप से जनमत संग्रह करवाया जाएगा, उसके ऊपर विचार विमर्श। जो माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु उपबंध जो थे ये थे। अब देखिए 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन वापस जाते हैं, वायसराय माउंटबेटन वापस जाते हैं और ब्रिटिश क्राउन के सामने, ब्रिटिश संसद के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं। वहां पे ये प्रस्ताव रखा जाता है। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार का सबसे तेज गति से पारित होने वाला प्रस्ताव कौन सा था? भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित कर लिया जाता है और इसमें यह कहा जाता है कि 15 अगस्त तक भारत को किसी भी हालत में स्वतंत्र कर दिया जाए और 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। हालांकि भारतीय जनता को ये भी नहीं पता था कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में। यहाँ आकर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और कहा कि 15 अगस्त को भारत का विभाजन कर दिया जाए, मतलब भारत को आजादी की घोषणा 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दे दी गई थी। यहाँ तक की घटनाक्रम में हमने आज के जो वीडियो पढ़ा है, देखिए आज का जो वीडियो हमारा 1940 से लेकर 1947 तक का संपूर्ण घटनाक्रम है। हालांकि इसमें 8 अगस्त 1940 की जो घटना हुई थी, अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें कहा गया था कि भारतीयों के द्वारा सहानुभूति अर्जित करने के लिए, भारतीयों के द्वारा सहानुभूति अर्जित के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सेना का समर्थन पाना चाहते थे इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत को एक ऐसा लालच दिया जाए ताकि वे जो हमारा सहयोग दे सकें। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा था ये संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में, इसके बाद में मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। उसके अंतर्गत हम संपूर्ण रूप से भारत के संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से मैं और भी प्रयत्न करूँगा कि आगामी वीडियो लेके आऊँ।